पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर सीरीज़ की एक और हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। इस सीरीज़ के तहत हर हफ्ते एक वीडियो पब्लिश की जाती है इस चैनल के ऊपर, जिसमें उस हफ्ते की जितनी भी इम्पोर्टेंट ख़बरें होती हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और ओवरऑल इकॉनमी से रिलेटेड, उनको डिस्कस किया जाता है। और इसका मकसद ये है कि एज एन इन्वेस्टर आप अपने आप को वेल अवेयर रखें न्यूज़ से, और उसकी बेसिस पे आप अपने बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें। सबसे पहले हम इस हफ्ते की जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स या जो भी वीकली वो ख़बरें हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इस हफ्ते जो स्टॉक मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन रही उसको डिस्कस करेंगे। इस हफ्ते के दौरान हम ये देखेंगे कि ऑयल मार्केट इंटरनेशनली कैसी रही, फिर डॉलर के अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपये की जो वैल्यूएशन है वो क्या रही, और साथ साथ गोल्ड की प्राइसेस को भी हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस हफ्ते में गोल्ड की प्राइसेस का क्या ट्रेंड रहा। जो पहली खबर है वो एक पॉजिटिव खबर है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी एक मशहूर कंपनी सिटी फार्मा के हवाले से है। और इस कंपनी ने आज अपनी अनाउंसमेंट में ये बताया कि कंपनी ने मार्टिन डॉ मार्कर लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट पे दस्तखत किए हैं, जिसके तहत एक मशहूर क्रीम है मार्केट में विंटेग्रो के नाम से, जो कि जोड़ों और पट्टों के दर्द की मशहूर क्रीम है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग सिटी फार्मा की जानब से की जाएगी। ये जो क्रीम है ये पिछले 50 साल से पाकिस्तान की जो मकामी मार्केट है उसमें काफ़ी बड़ा शेयर रखती है स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम्स के हवाले से। और इसकी अब जो प्रोडक्शन है वो सिटी फार्मा की प्रोडक्शन फैसिलिटी है लाहौर में, उसमें हुआ करेगी। और इन्होंने ये बताया कि इस क्रीम के या इस ऑइंटमेंट के सालाना 10 से 15 मिलियन पैक तैयार किए जाएंगे सिटी फार्मा की तरफ से। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है और एक पॉजिटिव न्यूज़ है सिटी फार्मा के हवाले से। और डेफिनेटली इसका सिटी फार्मा की कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और इनके ओवरऑल बिजनेस पे और साथ साथ शेयर होल्डर्स की इक्विटी पे भी एक मुस्बत असर पड़ेगा। इसके बाद जो अगली ख़बर है इसको भी हम पॉजिटिव ख़बर कहेंगे। कुछ हफ़्ते कबल इसी बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर सीरीज़ की एक वीडियो में अपडेट दी गई थी शहजाद टेक्सटाइल मिल्स के हवाले से कि उसने अपना 2 यूनिट्स को बंद किया था, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 4 को, जबकि 2 यूनिट्स यूनिट नंबर 2 और 5 को कंटिन्यू रखने का ऐलान किया गया था। और रीज़न यही थी कि डिमांड एंड सप्लाई की जो एक इम्बैलेंस है और ओवरऑल जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो इसका उसका सबब है। लेकिन अब उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि ये जो यूनिट नंबर 1 है उसको दोबारा से ऑपरेशनल कर दिया गया है। और यूनिट नंबर 4 के हवाले से बहरहाल उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की। तो यूँ आप कह सकते हैं कि यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 5, 3 यूनिट्स उनके फंक्शनल हो गए हैं। तो पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो कुछ अरसे से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार है, मार खा रहा है। और उसमें बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने प्लांट्स को बंद करना या फिर उनको पार्शली बंद करने का ऐलानात किए थे। तो उसी सिलसिले में ये भी एक अनाउंसमेंट थी, लेकिन अब इसने दोबारा खोला है। तो इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ के होपफुली अब इससे इनका जो ओवरऑल बिज़नेस है उसके ऊपर मुस्बत असर पड़ेगा। इसके बाद जो तीसरी खबर है वो स्टेट बैंक के की तरफ से जो जारी एदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानीज़ यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो पाकिस्तान में अपना रेमिटेंसेस भेज रहे होते हैं। तो अक्टूबर के महीने में रेमिटेंसेस के जो नंबर हैं वो हौसला अफ़ज़ा हैं, 2.5 बिलियन डॉलर तक पहुँच गए हैं। और अगर इसको सितंबर के साथ कंपैरेटिव देखें तो 11.5% इस बार ज़्यादा रेमिटेंसेस भेजे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने। और पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले में अगर यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो वो उस लिहाज से भी 10% ज़्यादा है। तो रेमिटेंसेस का आना बहुत एक ज़रूरी और एक इस टाइम पे पाकिस्तान की इकानमी के लिए नेक शगुन है, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा की तरह इस दफ़ा ख़ास तौर पे अगर रीसेंट पास्ट की बात की जाए तो डॉलर की जो शॉर्टेज है वो उसका सामना है। तो अब बहुत सारे जो मेजर्स गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए थे डॉलर की होर्डिंग को रोकने के लिए, डॉलर की जो प्राइस बहुत ज़्यादा उसमें एक बढ़ोतरी आ गई थी, 320 से भी ऊपर चला गया था। प्लस ग्रे मार्केट और ब्लैक मार्केट के जो धंधे चल रहे थे, तो उन पे कदगन, और फिर पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान की तरफ जो करेंसी स्मगलिंग हो रही थी, उसको रोकने के लिए जो इक़दामात किए गए। तो ये बहुत सारे इक़दामात मिलकर डॉलर की प्राइस कुछ बेहतर आई है। और मार्केट में ओपन मार्केट और इंटरबैंक का जो डिफरेंस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहा है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जो ओवरसीज़ हैं वो भी इस सिचुएशन के अंदर जो लीगल बैंकिंग चैनल्स हैं जब उनसे पैसे भेजना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी वजह से जो रेमिटेंसेस के नंबर हैं उसमें इजाफा होता है।
इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है marketswaves.com ने, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ सेक्टर्स की टॉप 100 कंपनीज के टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। marketswaves.com इलियट वेव प्रिंसिपल को यूज़ करता है, जो कि वर्ल्ड वाइड टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से एक बेहतरीन टूल कंसिडर किया जाता है। marketswaves.com पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स में लिस्टेड टॉप 100 कंपनीज के हवाले से आपको बेहतरीन टेक्निकल डेटा फ्राहम करता है, और इसकी बेसिस पे आप मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के अंदर एनालिसिस करके बेहतरीन स्टॉक्स का इंतखाब कर सकते हैं और अपनी ट्रेड्स को कामयाब बना सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट प्लान्स हैं, जिसके मुताबिक आप अपनी जो भी रिसर्च है वो यहाँ पे कर सकते हैं और बेहतर पोजीशन बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप यहाँ पे OGDC को देखें तो इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है एज ऑफ नाउ बेस्ड ऑन इलियट वेव प्रिंसिपल वो बियरिश है, और साथ साथ जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी यहाँ पर, और जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी आपके साथ डिटेल में शेयर की जाती हैं। इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप अपनी ट्रेड्स को सक्सेसफुल बना सकते हैं और एक कामयाब ट्रेडर के तौर पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसके बाद जो अगली ख़बर है वो PSX के हवाले से है। PSX ने सरमायाकारों को मज़ीद अट्रैक्ट करने के लिए और ब्रोकरेज हाउसेस जो हैं उनके दरमियान एक हेल्दी कंपटीशन को फ़रोग़ देने के लिए उनकी माहाना बुनियादों पर रैंकिंग का एक सिलसिला शुरू किया है, और इसके तहत हर माह ब्रोकर्स की जो कारकर्दगी है मुख्तलिफ पैरामीटर्स के ऊपर, उसकी बेस पे टॉप 10 ब्रोकर्स की रैंकिंग की जाएगी। तो इसमें अक्टूबर की जो रैंकिंग की गई है, जो कि फर्स्ट ओवर रैंकिंग है, उसमें नए अकाउंट्स खोलने की बुनियाद पर अगर देखा जाए, वो यानी इसके पैमाने पर JS ग्लोबल जो है वो पहले नंबर पे आई है। जबकि अगर ट्रेड वॉल्यूम और ट्रेड वैल्यू की बेस पे जो इन्होंने रैंकिंग की उसको देखा जाए, तो उन दोनों पैरामीटर्स के ऊपर MRA सिक्योरिटीज़ पहले नंबर पर रही है। तो अब जो बाकी बड़े-बड़े ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं, उनके भी टॉप 10 में नंबर्स हैं, जैसे आरएफ हबीब भी उनमें मौजूद है, के ट्रेड है, और इसके अलावा जो दीगर बड़े जितने भी ब्रोकर्स हैं, वो सारे उस टॉप 10 में मौजूद हैं। लेकिन अब ये एक अच्छा हेल्दी साइन है। इसमें 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि जो भी हमारे ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं, उनके ऊपर PSX की जो इस तरह की चेक एंड बैलेंस है, वो एक हेल्दी चीज़ है। इसकी बेसिस पे हमें एज अ इन्वेस्टर भी नज़र आएगा कि कौन सा ब्रोकरेज हाउस कैसा परफॉर्म कर रहा है, और PSX की उस पर गहरी नज़र भी होगी। और साथ साथ इसमें एक और फ़ायदा ये भी होगा कि जब भी नए लोग ब्रोकरेज इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाह रहे होंगे, तो उनको भी एक अच्छा एक उन पे इम्प्रेशन जाएगा कि ब्रोकरेज हाउसेस जो भी हैं वो एक प्रॉपर रेगुलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी को, उनकी परफॉर्मेंस को गहरी नज़र से देखा जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में चूँकि ये अलग बात है कि जो ब्रोकरेज का इस वक्त सिस्टम है, और जो ओवरऑल इस वक्त स्टॉक मार्केट में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो बहुत अच्छी तरह रेगुलेटेड है। लेकिन फिर भी हमारे लोगों के ज़हनों में एक शक सा होता है, एक डर होता है कि ब्रोकरेज हाउस कोई भाग गया, कोई डिफ़ॉल्ट कर गया, या कोई हेर-फेर कर गया तो क्या होगा? हाल के जो CDC है और जो दीगर रेगुलेटरी इदारे हैं, SECP है और दीगर, वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेज़ को, और दीगर जो भी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ होती हैं या रेलेवेंट जो भी इदारे हैं जिनके साथ हमारा एज़ अ इन्वेस्टर लेना-देना होता है, उन सब के ऊपर एक अच्छा कंट्रोल है। लेकिन ये एक और अच्छा इज़ाफ़ा है इस सिलसिले में, और आई होप कि इसकी बेसिस पे हम लोगों को ब्रोकरेज की सिलेक्शन के अंदर भी आसानी होगी, और ज़ाहिर है लोग वही ब्रोकरेज हाउस सेलेक्ट करेंगे जो कि टॉप 10 में होंगे, और जो टॉप 10 में कंटिन्यूअसली होंगे आगे चलकर, और जिनकी परफ़ॉर्मेंस वक़्त के साथ-साथ बेहतर हो रही होगी। अब यहाँ पर जहाँ इतनी मुस्बत ख़बरें, एक नेगेटिव ख़बर भी हो जाए, और नेगेटिव ख़बर अमूमन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऐसी ही होती है, कोई कंपनी जो मुल्की हालात हैं, डिमांड एंड सप्लाई में जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से बंद हो रही होती है, पार्शली बंद हो रही होती है। तो आज जो अनाउंसमेंट है वो केमिकल सेक्टर की कंपनी है, सितारा पेरोक्साइड लिमिटेड। तो इसने ऐलान किया है कि डिमांड में कमी और जो नामसाइद कारोबारी हालात हैं, इसके पेश नज़र प्लांट को मज़ीद 30 दिन के लिए बंद किया जाएगा। तो इससे पहले भी मुतअद्दिद बार इस साल में ये अनाउंस कर चुकी है। बार-बार इसकी जो मंथली बेसिस पे क्लोज़र्स हो रहे हैं, तो ये कोई अच्छा शगुन नहीं है इस कंपनी के लिए। और सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि स्पार्क सुज़ुकी की बात की जाए तो वो भी बार-बार इसी तरह के क्लोज़र्स के अनाउंसमेंट्स कर रही है, और कुछ दीगर कंपनीज़ भी। तो ये वक़्त के साथ-साथ जो इकॉनमी की सिचुएशन अगर तो बेहतर होती है और चीज़ें सेटल डाउन होती हैं, तो बहुत सारी कंपनीज़ जो कि वक़्ती तौर पे प्लांट्स को पार्शियल बुनियादों पे बंद कर रही हैं, कॉस्ट कटिंग के ज़ुमरे में, या डिमांड ना होने की वजह से, तो वो दोबारा से खुल भी सकती हैं। ये कोई इसका प्लांट का जुज़वी बंद होने का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी ही बंद हो रही है।
अब इसके बाद हम पीकेआर की परफॉर्मेंस का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि इस हफ्ते में चूँकि 4 टोटल टोटल ट्रेडिंग डेज़ रहे, एक दिन इसमें से थर्सडे जो था 9 नवंबर की छुट्टी थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 नवंबर और 10 नवंबर तक देखें तो 6 नवंबर को डॉलर की जो प्राइस थी इंटरबैंक में रुपी की जो प्राइस थी डॉलर के अगेंस्ट वो थी 285 रुपये 29 पैसे। और फिर अगले जो 3 ट्रेडिंग सेशंस रहे तीनों में डॉलर हावी रहा, रुपया नीचे आता रहा। 286 रुपये 39 पैसे पे चला गया था 7 नवंबर को, 8 को फिर 286 रुपये 90 पैसे पे, और 10 नवंबर यानी आज के दिन देखें तो 287 रुपये 3 पैसे। तो 285 और 287 तो 2 रुपये से तो बहरहाल टोटल अगर देखा जाए इस हफ्ते में तो पौने 2 रुपये के करीब डॉलर के अगेंस्ट पीकेआर डी वैल्यू है। तो ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। कुछ अर्सा पहले डॉलर जब मुसलसल नीचे आ रहा था और रुपी के अगेंस्ट और 270 के आसपास 275 74 इस तरह के नंबर आ गए थे, तो बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि 250 तक जाएगा। लेकिन उस वक्त भी मेरा एनालिसिस यही था कि 270 से नीचे इसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि रियल टर्म में डिमांड एंड सप्लाई को देखा जाए और मुल्क की इकानमी को देखा जाए तो ऐसा सिर्फ जो गवर्नमेंट की तरफ से डॉलर की होर्डिंग को रोकने के लिए और इस तरह के जो रेगुलेटरी स्टेप्स उठाए गए हैं उसका असर था। उसके अलावा तो ऐसा इकानमी में ऐसा कोई इतना ऐसी चीज़ हुई नहीं है कि जिसकी वजह से हम कहें कि पाकिस्तानी रुपया एकदम से इतना ऊपर आ जाए। हाँ, अगर अब डॉलर जो आईएमएफ के साथ रिव्यू चल रहा है उसमें अगर दिसंबर में अगले हमारी किस्त आ जाती है और बाकी जो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है सऊदी अरेबिया की तरफ से और दीगर जो पोटेंशियल हमें डॉलर के इन्फ्लोज हैं वो अगर आ जाते हैं तो ऑब्वियसली उसका एक फ़ायदा होगा। लेकिन अदर देन दैट इस वक्त जो है कोई और एक बड़ा पर्टिनेंट रीज़न नहीं है जिस वजह से हम ये कहें कि रुपया बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ का मैंने इस हफ्ते इजाफा किया है अपनी स्लाइड्स के अंदर कि गोल्ड की जो प्राइस है 24 कैरेट की पर तोला पाकिस्तान के अंदर उसको भी हम देखेंगे। 6 नवंबर को देखें तो 2,16,900 पे था और फिर उसके बाद हमें इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है और आज की डेट में 2,14,000 पे है। तो तकरीबन आप कह सकते हैं 2,500-3,000 रुपये का इस हफ्ते के अंदर पर तोला जो प्राइस है वो नीचे गई है गोल्ड की। तो गोल्ड की प्राइस में इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आने की वजह से फ़र्क पड़ा है। और पिछले अगर हम अरसे में देखें तो गोल्ड की प्राइस 2,40,000 से हुई ऊपर चली गई थी और फिर अगर कमी की बात करें तो 1,80 पे भी 1,78 पे भी आई थी। तो इसके बीच में इसकी भी काफ़ी फ्लक्चुएशंस लगी रहती हैं और वो लोग जो कि गोल्ड को होल्ड करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या गोल्ड में अपनी इन्फ्लेशन हेजिंग कर रहे होते हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो गोल्ड की प्राइसेस के ऊपर भी नज़र रखें। अब हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि इस हफ्ते के दौरान केएसई 100 इंडेक्स में क्या रहा। सबसे पहले तो एक जो सबसे ज़्यादा खुशाइन बात है वो ये है कि 55,000 का जो एक नंबर है नफसियाती नंबर, ये पहली दफ़ा हिस्ट्री ऑफ पीएसएक्स में इसने अबूर किया है। तो ये बहुत ही हौसला अफजा बात है कि पीएसएक्स में एक कंटिन्यूस हमें बुलिश रन नज़र आ रहा है। सितंबर 1 से आगे आप देखें तो केएसई 100 इंडेक्स मुसलसल एक रैली हमें दिखा रहा है और चीज़ें स्टॉक मार्केट में ओवरऑल इंडेक्स को देखा जाए या इंडिविजुअल शेयर्स को देखा जाए तो उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। इस हफ्ते को देखें आप तो यहाँ पर 6 नवंबर को 53,296 तकरीबन इसके करीब इसकी ओपनिंग हुई थी और फिर जो एक सेशन है 7 नवंबर का उसके अंदर काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली थी और उस दिन जो हमें कैंडल है वो भी रेड नज़र आ रही है और जो क्लोजिंग हुई थी वो नेगेटिव में हुई थी। लेकिन उसके अलावा फिर आप देखें दोबारा से बहुत बेहतरीन बाउंस बैक किया गया 8 नवंबर को और फिर 9 की छुट्टी के बाद आज जो फ्राइडे के 2 सेशंस थे उसमें एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है और अच्छी खासी हमें इसकी बॉडी देखने को मिल रही है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं कि इससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा आज जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इसमें इंटरेस्ट शो किया। तो कुल मिला के वॉल्यूम्स को देखा जाए तो ये नेक शगुन है कि स्टॉक मार्केट में लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट में रैली हमें देखने को मिल रही है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टॉक मार्केट में ये जो रैली है ज़ाहिर है इसका एक तसलसल एक हद तक होता है, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग भी होती है। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग से जो वक्ती तौर पे करेक्शंस होती हैं वो इतना मैटर नहीं करती। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि सेंटिमेंट्स कैसे रहते हैं। सेंटिमेंट्स अगर पॉजिटिव रहते हैं, आगे इलेक्शन के हवाले से भी पॉजिटिव रहती है। पॉजिटिव जो अनाउंसमेंट है कि फरवरी में जनवरी के बाद जो गहमा गहमी शुरू हो जाएगी इलेक्शन की, प्लस अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान जाता है और आईएमएफ का जो रिव्यू है वो भी फ्रूटफुल होता है तो उसके बाद चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। और साथ साथ इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि
अगर तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए या इवन इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, वो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे क्योंकि इंडिविजुअल से ज़्यादा उनका जो वेटेज होता है वो ज़्यादा होता है, वो हैवी प्लेयर्स होते हैं, तो वो लोग जितना ज़्यादा स्टॉक मार्केट की तरफ आएँगे उसका अच्छा असर पड़ेगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट के हवाले से जो अच्छी खबरें आ रही हैं तो ऑब्वियसली जो इस तरह के बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी नज़र होती है तमाम उन ऑप्शंस के ऊपर जहाँ से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जब वो देखेंगे कि स्टॉक मार्केट दोबारा से एक अच्छे रिवाइवल में, अच्छे ट्रेंड में आ रही है, चीज़ें बेहतरी की तरफ गामज़न हैं, तो उससे ना सिर्फ ये कि वो लोग स्टॉक मार्केट की तरफ राग़िब होंगे, बल्कि साथ-साथ जो एक और चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा मैं अक्सर देखता हूँ कि लैग कर रही है पीएसएक्स में, वो नए न्यू आईपीओज़ का होना है। बहुत सारी कंपनीज़ की तरफ से अनाउंसमेंट्स भी आती हैं कि वो पोटेंशियली आईपीओ करने जा रही हैं। मैंने भी इस चैनल पे कवर किया था डालडा के बारे में कि वो आईपीओ उसका आ रहा है। उसके बाद कुछ और जो मुख्तलिफ ऑप्शंस थे, उनके बारे में भी बात हुई थी, दीगर कंपनीज़ की भी। लेकिन रियलिस्टिकली देखा जाए तो उनमें से कोई भी खबर फिर मैच्योर नहीं हो सकी। लेकिन जब इस तरह की मुस्बत रैलीज़ देखने को मिलेंगी, स्टॉक मार्केट में गहमा-गहमी होगी, तो वी कैन होप कि मज़ीद कंपनीज़ भी इसमें आ सकती हैं, आईपीओज़ हो सकते हैं और उस केस में ये है कि स्टॉक मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम्स हैं, वो बढ़ेंगे, ओवरऑल ट्रेड्स बढ़ेंगी और ओवरऑल इसमें इंटरेस्ट लोगों का बढ़ेगा। उसके बाद अब अगर हम ब्रांड क्रूड की परफॉर्मेंस देखें इस हफ्ते में तो आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल इस वक्त $81.2 पे आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर हमें जो है प्राइस के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वक्त था 90 से ऊपर था और ख़बरें ये थी कि ये 100 को भी क्रॉस करेगा। लेकिन उसके बाद ऑयल की प्राइसेस काफ़ी नीचे आई हैं। तो ये हमारे लिए, पाकिस्तान की इकानमी के लिए नेक शगुन है, क्योंकि हमारी इकानमी तो ज़ाहिर है इसमें ऑयल जो है वो इम्पोर्ट के ऊपर ही हमारा सारा बिज़नेस चलता है। तो ऑयल जितना डॉलर टर्म में सस्ता होगा उतना ही ज़्यादा हमारी इकानमी के लिए अच्छा होगा, हमारी स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा होगा और ओवरऑल कंज्यूमर्स के लिए भी उसका मुस्बत असर होगा। अब जो मिडल ईस्ट में टेंशन है वो एक मेजर चीज़ है कि वो ऊँट किस करवट बैठता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पर खुदा न खास्ता अगर मामलात मज़ीद ख़राब होते हैं और ये जो जंग है ये दूसरे इलाकों तक फैल जाती है, तो उन इन दैट केस फिर जो ऑयल की सप्लाई है उसके ऊपर शदीद ख़तरात हो सकते हैं और फिर उसमें अनफॉर्चुनेटली ऑयल की जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो सकती हैं। लेकिन एज़ ऑफ़ नाउ उस तरह के चांसेस तो नहीं है और ऑयल की प्राइसेस भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि इस हफ्ते में जो आपके साथ खबरें शेयर की गई, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की गई, ये यूज़फुल होगी। इस बार जो रिज़र्व्स होते हैं उनके बारे में डेटा नहीं है, क्योंकि स्टेट बैंक ने इस बार 9 तारीख को अपना जो थर्सडे को डेटा शेयर करते होते हैं रिज़र्व्स का, वो शेयर नहीं किया उस दिन हॉलीडे होने की वजह से। इसलिए मेरे पास लेटेस्ट डेटा नहीं है कि इस हफ्ते जो पाकिस्तान के फॉरेन रिज़र्व्स है उसमें क्या चेंज आई। बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो चांसेस यही हैं कि रिज़र्व्स में कमी ही हुई होगी, क्योंकि कोई न्यू मेजर इन्फ्लोज़ तो आए नहीं हैं। तो अगले हफ्ते की वीडियो में उसको भी कवर किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।